प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। गहन विचार विमर्श के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूमि अधिग्रहण बिल को मंजूरी दे दी है। कई सालों से इस मुद्दे पर कोई समझ नहीं बन पाई थी कि औद्योगिक, रिहायशी और दूसरे विकास परियोजनाओं के लिए जो भूमि अधिग्रहित की जानी है उसकी नीति क्या हो, लोगों को दिया जाने वाला मुआवजा कैसे तय किया जाए, उनके रहने से लेकर गुजर बसर तक के मसलों को कैसे देखा जाए। क्या नया भूमि अधिग्रहण बिल इन सवालों का सही जवाब दे पाएगा? जब पैदावार के साधनों की बात होती है तो उसमें भूमि को अति महत्वपूर्ण माना जाता है। कारण स्पष्ट है कि भूमि का आकार हर हालत में एक ही रहने वाला है। ये कम नहीं होने वाली तो बढ़ने वाली भी नहीं है। खेती के लिए भूमि चाहिए, घर बनाने के लिए भूमि चाहिए, सड़क बनाने के लिए भूमि चाहिए, फैक्ट्री लगाने के लिए भी भूमि चाहिए। कुल मिलाकर हर काम के लिए भूमि चाहिए। इस लिहाज से भूमि पर हर तरफ से दबाव है। खेती हर समाज के लिए भूमि गुजर बसर के साथ साथ जीवन शैली से भी जुड़ी हुई है। जब भी जमीन को किसी नए काम के लिए खरीदा जाएगा तो बिना शक वहाँ पर चल रहा पहला काम बंद होगा, जो आमतौर पर खेती ही होती है। इसीलिए सवाल हमेशा किसान के साथ जोड़कर ही देखा गया है। जमीन बेचने के बाद उसे कितना मुआवजा मिलेगा और उसके बसने से लेकर गुजर बसर का क्या जरिया रहेगा। विकास परियोजनाओं में उसकी क्या हिस्सेदारी रहेगी। सरकारी और गैर सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण किए जाते समय किसान और जमीन पर आश्रित बाकी तबके हमेशा संघर्षरत रहे हैं। इसलिए सवाल उठा था कि जो भी परियोजना बनाई जाए तो उसके लिए भूमि अधिग्रहण से पहले किसानों की सहमति ली जाए। अलग अलग विचार पेश किए गए, जिनके मुताबिक कम से कम 50 से 80% किसानों की सहमति की बात की गई। नए बिल के मुताबिक किसी भी परियोजना को लागू करने के लिए 70% किसानों की सहमति अनिवार्य की गई है। पेंच ये है कि सारी बात सिर्फ जमीन मालिक के हवाले से की जा रही है, जबकि जमीन पर मालिकों से कहीं बड़ा तबका आश्रित है। अब जब नए बिल के तहत मुआवजे, पुनर्वास और पारदर्शिता की बात की जा रही है तो इस मुद्दे पर नए सिरे से बात होनी चाहिए। भूमि अधिग्रहण हमेशा से ही पेचीदा मसला रहा है। नए भूमि अधिग्रहण कानून के बाद क्या ये पेचीदगी ज्यों की त्यों कायम रहेगी या इसमें कुछ तब्दीली आएगी? इसी पर बात करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानकी श्रीनिवासन, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं, पंकज खन्ना, जो चंडीगढ़ में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, राजीव गुदारा, जो संपूर्ण क्रांति मंच के अध्यक्ष हैं। आप सभी का आज की चर्चा में स्वागत है। जानकी, मैं आपसे शुरू करता हूं। जितने भी मसले इससे पहले लैंड एक्विजिशन के बारे में विचारे जा रहे थे, जिनके ऊपर डिस्प्यूट था, बहस हो रही थी, आपको क्या लगता है कि उसमें कुछ सब्सटेंशियल फर्क पड़ेगा? मैं इसको अलग तरीके से कहती हूँ, ठीक है। अगर हम किसी भी लैंड एक्विजिशन के बारे में बात करते हैं तो जिसपे सरकार एक भूमि प्ले करे, सरकार का एक रोल हो, तो इसमें 3 मुद्दे हैं, ठीक है। एक कि सरकार का रोल जो दोनों में रहेगा, चाहे वो प्राइवेट प्रोजेक्ट हो, चाहे वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो, चाहे वो पीपीपी हो। हाँ, एक तो कि पब्लिक पर्पस का क्या डेफिनेशन है, राइट। सरकार अगर मदद कर रही है एक प्राइवेट डेवलपर को जमीन खरीदने में, तो इट हैज टू जस्टिफाई द पब्लिक पर्पस, राइट। और दूसरा इशू है कि अफेक्टेड कौन है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड किसको माना जाएगा, ठीक है। और तीसरा है कि अगर आप कंसेंट लेना चाह रहे हो, क्योंकि इस पूरे डिबेट पे ये है कि कितना कंसेंट वैलिड है, 66% होना चाहिए या 80% होना चाहिए या 70% होना चाहिए। हम इस परसेंटेजेस में जो उलझे हैं, लेकिन कंसेंट कैसा हो और कंसेंट कैसे लिया है, उसमें जो जमीन के मालिक हैं सिर्फ वही हैं, सिर्फ जो जमीन के मालिक हैं उनका कंसेंट माना जाएगा। अब जमीन के मालिक अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, पर्टिकुलरली हमारे जो आदिवासी कम्युनिटीज हैं, वहां पर लोगों के पास मालिकाना हक है ही नहीं। अगर आदिवासी इलाके को हम छोड़ भी दें, जैसे हरियाणा पंजाब वाले भी जो इलाके हैं, जितने लोग जमीन मालिक हैं उससे ज्यादा लोग हैं जो जमीन पे डिपेंडेंट हैं, जो वहां पर खेती करते हैं, वहां पर मजदूर हैं, जहाँ दोनों नहीं है लेकिन वहां पर उनका जो गुजर बसर है वो वहीं से चल रहा है। एक पूरा ये प्रोसेस है, राइट। तो ये किस तरह का डिपेंडेंस है, उनका कंसेंट फिर कैसे लिया जाएगा, इन पर गौर नहीं किया गया है। तो ये सवाल ज्यों के त्यों खड़े हैं, जैसे पहले थे वहीं पर खड़े हैं। बिल्कुल। और एक प्रॉब्लम इस बिल के साथ ये है कि इस कंट्री में जिस तरह के डाइवर्सिटीज हैं,
जमीन को लेकर, जमीन के साथ जो जुड़ाव है उसको लेकर, उसके मालिकाना हक को लेकर, उसके यूज को लेकर, कम्युनिटी का जमीन को किस तरह से वो देखते हैं उसको लेकर, अलग अलग तरह के कम्युनिटीज, एक कम्युनिटी जो एक्चुअली अर्बनाइज कर सकती है या कम्युनिटी जो नहीं करना चाहती, वो कहीं नहीं है। तो बहुत सारे एरियाज हैं जिनको एड्रेस नहीं किया गया। पंकज जी, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इस मामले में एक स्टेक होल्डर हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, आप कैसे देखते हैं इस नए कानून को? ये एक्ट 1894 के बाद इज द फर्स्ट स्टेप दैट हैज बीन टेकन, जो कि फार्मर्स के लिए एक स्टेप उठाया जा रहा है। जी, आज तक लैंड एक्विजिशन चल रही थी, जी, जैसे तैसे गलत सही चल रही थी जी, फार्मर्स को कुछ नहीं मिल रहा था। जी, जानकी जी ने बिल्कुल ठीक कहा, इंस्टेड ऑफ नॉट देयर विल बी लॉट ऑफ इश्यूज, जी, जो इन्होंने कहा इश्यूज एड्रेस नहीं हुए, ये एक 100 साल के बाद फार्मर्स के लिए एक स्टेप उठाने की तरफ हम जा रहे हैं। जी, ये स्टेप में बहुत कमियां होंगी, बहुत लूपहोल्स आने में निकलेंगे, उसके लिए एक प्रावधान है अमेंडमेंट्स लाने का फ्रॉम टाइम टू टाइम, रादर देन से कि हमने ये तरफ तो जाना ही नहीं। आज फार्मर को 20 लाख 30 लाख रुपए दे के उससे उसका एकड़ जमीन लेके उसको बाहर बैठा देते थे। जी, आज फार्मर को बहुत पावर्स दे दी गई हैं। जी, 80% कंसेंट 3 कैटेगरीज बना दी गई, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, पीपीपी एंड नॉर्मल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, नॉर्मल मतलब तीनों किस्म का कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो उसके लिए 80% लोगों को होती है जी, और 80% कंसेंट लेकर ही आप वहां पर आप प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। जी, तो अगर कंसेंशुअल है, आज पंजाब में उदाहरण के तौर पे पंजाब में 5 एकड़ से लेके 1000 एकड़ तक सरकार को एक्विजिशन में एक भी केस नहीं हो रहा, लिटिगेशन फ्री चल रहा है काम, देयर इज नो लिटिगेशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल इन पंजाब। तो आपको लगता है कि ये कानून जो बिल्कुल सही है, जो अभी तक जो इशू थे वो सभी को सही ढंग से एड्रेस कर रहा है? एड्रेस शायद ना भी कर रहा हो, पर एक इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। आने वाले टाइम में जो कमी पेशियां होंगी वो थ्रू अमेंडमेंट्स और थ्रू अ मैकेनिज्म उसे दूर किया जाए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट टाइम somebody is doing something for the farmers after more than 100 years. जी, तो उसको आउटराइटली रबिश करना कि जी इसमें तो ये भी है, इसमें तो वो भी है, वो मेरे ख्याल से एक रेट्रोगेट माइंडसेट होगा और एक फॉरवर्ड लुकिंग थॉट नहीं होगी। जी, आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट। राजीव, आप कैसे देखते हैं सारे? मैं एक तो जो पंकज जी ने जो कहा और इन्होंने कई नामकरण दे दिए कि इसको सवाल करना रेट्रोगेट होगा, ये फार्मर्स की बात कर रहा है इसलिए इसके खिलाफ बोलना, कमरे में बैठ के बात करना होगा। पंकज जी को मैं याद दिला देना चाहता हूं कि इस देश का किसान लगातार लाठियां खा रहा है, गोलियां खा रहा है, लड़ रहा है और वो कमरे में बैठ के नहीं सोच रहा है। और ये बिल कहीं से कहीं तक किसान की कौन सी बात करता है? ये कह देना है कि 80% लोगों से पूछा जाएगा जिनकी जो मालिक हैं और उनको कुछ पैसा दिया जाएगा, इसको मान लेना कि उनके हित की बात है। इसको कैसे? आपने कहा किसान के हित की बात है, एक बहुत अच्छा मुहावरा है किसान के हित की बात है, पर आपने किसान नहीं देना चाहेगा तो उसको जबरदस्ती नहीं कर सकता। हाँ, पर आपने रिहेबिलिटेशन का प्रावधान भी है, फाइन प्रिंट अभी आया नहीं फाइन प्रिंट जी, पर फाइन प्रिंट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इस वक्त किसान को, पहले से किसान इतना पावरफुल कह लो या इतना मजबूत स्थिति में आज तक कभी नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज द बेस्ट सिचुएशन टू बी इन। जी, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि फार्मर के हित में है और आपने एक भी बात ऐसी नहीं कही कि जिसमें बताया हो कि ये फार्मर का हित होने वाला है। जी, सिर्फ कह देने से कि फार्मर का हित है, फार्मर का हित होने वाला नहीं है। दूसरी बात, फार्मर जिस जमीन पे रहता है, जहां जिंदा रहता है, जहां जिस समाज में बसता है, जिस संस्कृति के साथ रहता है, उसको उजाड़ देना कुछ पैसे देकर, क्योंकि उसका पैसा उसकी कमजोरी है, उसके जीवन के लिए कमजोरी है, उससे सब कुछ छीन लेना और ये कहना कि उसको पैसा चाहिए और उसको बहुत लाभ दे दिया गया, ये कहीं का कोई मायने नहीं रखता। ये बात मायने ये रखता है कि जिस तरह की पॉलिसियां बनाने जा रहे हैं, जिस तरह के विकास के लिए लैंड एक्वायर करने जा रहे हैं, जमीन को हथियाने जा रहे हैं, उस पॉलिसी प्लानिंग में, विकास के ढांचे की प्लानिंग के दौर में उस किसान से पूछा जा रहा है क्या? जिस जगह पे उसकी कोई मर्जी नहीं है, वो चाहता नहीं है किसान। राजीव जी, आपने कहा पंजाब में, आपने कहा पंजाब में लिटिगेशन नहीं। अब मेरी बात मैं कह रहा हूं, 1894 का जो एग्जिस्टिंग बिल है ये उसकी वजह से हो रहा है जी, ये नए बिल की वजह से नहीं हो रहा या होएगा। ये जो एग्जिस्टिंग 1894 का बिल है ये उसकी वजह से हो रहा है सारा कुछ। पंकज जी, आपने कहा ब्लूप्रिंट आपके पास है नहीं और अभी भी आप कह रहे हैं आपको जानकारी नहीं बिल क्या होगा और आप कह रहे हैं उसकी वजह से नहीं होगा। जी, कहीं पर ऐसा नहीं कहता नहीं होगा। 80% देने जा रहे होंगे किसान
निर्भर रहने वाले नहीं, पूरे गांव की जमीन आप एक्वायर करने जा रहे हैं, 80% ने सहमति दे दी, 20% लोगों के मालिकों से नहीं पूछा जा रहा और बाकी गांव के लोगों से नहीं पूछा जा रहा। जिस पुराने बिल की आप बात कर रहे हैं वो पुराने समय का बिल था, आज आप बना रहे हैं, इतने बड़े इंजस्टिस को आज भी एड्रेस नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप आज इसकी बात करने जा रहे हो, आज के दौर में बैठ के सरेआम हो रहे इंजस्टिस को आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हो बिल ठीक है जी। इसमें एक और चीज है जानकी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय कपूर जी, जो हरियाणा में किसान हैं। कपूर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जो पूरी बहस चल रही है आप सुन रहे हैं, और ये नया जो कानून आ रहा है उससे क्या आपको लगता है कि आपके जो मसले अभी तक थे वो हल हो जाएंगे या उसमें कुछ रह गया है? नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं तीनों पार्टिसिपेंट की बात बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ जी, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जिन सज्जनों ने ये बोला है कि इसके अंदर किसानों की पार्टिसिपेशन एक्विजिशन के अंदर जी, कभी भी किसानों से ना पूछना, उनके हित की ना बात करनी, आज तक यही चल रहा है जी, और किसान जो है वो जमीन को अपनी माँ समझता है। जी, जमीन के साथ एक किसान की इमोशनल अटैचमेंट है जी, और जमीन ही उसकी रोजी रोजी का साधन है जी। अब दूसरी तरफ आओ कि जमीन का अधिग्रहण, एक्विजिशन विकास के लिए जरूरी भी है जी, लेकिन हमने ये देखा है कि हमेशा जो सरकारें हैं वो किसानों से जमीनें लेके और इंडस्ट्रीज को, बड़े बड़े घरानों को, औरों को, बिल्डर्स को आगे दे देती है जी। अब जो नए बिल के अंदर बात आ रही है कि एक में 80%, पीपीपी के अंदर 70%, ये तो मैं इसको तो टोटली प्रैक्टिकल समझता ही नहीं हूँ। जी, क्यों प्रैक्टिकल नहीं है कि आपने 80% किसानों की, सपोज पहली बात तो कि 80% किसानों की कंसेंट या 70% की आ ही नहीं सकती जी, और अगर इसमें से कोई किसान रह जाती है तो क्या वो जमीन टुकड़ों में बटेगी जो गवर्नमेंट जिसको लेना चाहती है, जी। कोई प्रोजेक्ट करना चाहती है तो इसका मतलब है कि एक प्रोजेक्ट नहीं, उसमें तो इतना तो कम से कम स्पष्ट है कि अगर 70% जो जमीन है वो नहीं मिलेगी, उसके मिलने की सहमति नहीं मिलेगी तो वो प्रोजेक्ट नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। और 80% का तो सवाल ही नहीं है जी, और ये सारे मामले फिर लिटिगेशन में उलझते जाएंगे। जी, जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा की प्रॉक्सिमिटी दिल्ली के साथ है जी, और जब भी जरूरत पड़ती है तो हरियाणा के अंदर लोगों की जमीनें ली जाती है क्योंकि दिल्ली में कहाँ फैलना है। जी, एक तरफ यमुना आ गई, बाकी तरफ राजस्थान और हरियाणा रह गया। जी, अब सरकारें जब भी ये काम करती हैं, नंबर 1 तो कभी भी किसी भी सरकार ने जो उस टाइम की जो एक्चुअल प्राइस है वो फार्मर्स को नहीं दी, जी, क्योंकि हमें सबको पता है कि यहाँ पे एक्चुअल प्राइस कुछ और है, कलेक्टर रेट कुछ और होती है। जी, आधी से भी कम कीमतों की रजिस्ट्री होती है। सरकारें पिछली 10-12 साल की एवरेज निकाल के किसानों को पैसे देती है, जी। लेकिन हर किसी को पता है कि हमारे देश के अंदर की नंबर, लेकिन अभी तो ये बात हो रही है कि जो मार्केट प्राइस होगा जमीन का उससे ज्यादा दिया जाएगा। ये इस बात की क्या गारंटी है? जी, खैर इस बात की गारंटी के बारे में मैं आपके बात फिर घूम फिर के प्राइस पे ही आ रही है जी, उसको किधर से पकड़ लो, आगे से, पीछे से, साइड से, मुआवजे की बात आ रही है, प्राइस की बात आ रही है। एक इम्पोर्टेंट नहीं, मैं जो पंकज जी जो ये बोल रहे हैं, नहीं, एक मिनट, कलेक्टर रेट की बात आ रही है। किसान को कलेक्टर रेट से क्या लेना देना? एक तरफ कह रहे हैं कि वो हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, सेकंड टाइम बात कर रहे हैं कलेक्टर रेट की और मार्केट प्राइस की। तो वो तब बात कर रहे हैं जब आप छीनने जा रहे हैं, तब भी वो कह रहे हैं छीन भी रहे हैं तो पैसा तो दीजिए। तो आप जो बाकी नहीं ले रहे हैं, छीन रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हम देना चाहते हैं और आप हमें पैसा, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बाकी सारा मुल्क कैसे चलेगा? वी हैव किसानों के और गरीब लोगों के। पंकज जी, राजीव जी, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा यूं ही आगे जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार के नए भूमि अधिग्रहण बिल की। जानकी, आप कुछ कहने वाली थी ब्रेक से पहले। हाँ, मैं एक चीज कह रही थी कि 80 और 70% के जो बीच में हम लोग फंसे हैं उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज तो रह ही गया, विच इज दैट जो जमीन सरकार एक्वायर करेगी अपने लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, वहां पर सहमति की बिल्कुल जरूरत नहीं है इस नए बिल के दौरान। तो ये एक बहुत पेचीदा मामला है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारा जमीन एक्वायर हो सकता है उस यूज के लिए, और उसके बाद उसके
उसका कुछ और यूज भी हो सकता है, राइट? ऐसा क्यों है कि सरकार अगर एक्वायर करेगी तो वहां पर ये इसी मुद्दे पर एक आप जरा इसको क्लैरिफाई कर दीजिए कि अगर सरकार किसी सरकारी प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदती है, उसके लिए वो सहमति जरूरी नहीं है, जो 70% की बात की जा रही है, 70-80 किसी भी तो आप एप्रीहेंशन ये जता रही हैं कि वो जिस काम के लिए ली जाएगी उसके बिना भी उस जमीन पे और काम किया जा सकता है। खैर, उसको इतना ब्रॉडली डिफाइन किया जा सकता है। ये तो इस बिल में ये भी है कि अगर वो उस पर्टिकुलर यूज के लिए ना यूज किया जाए और अगर वो ना यूज किया जाए तो फिर वो रिटर्न हो जानी चाहिए या उसको वापस मिलेगी, हाँ, उसको कैंसिल करना चाहिए, वो तो है। लेकिन व्हाट इसका मतलब क्या है, क्या सरकार इस प्रोविजन को क्यों रखा है, राइट? दूसरा लेकिन उसमें एक बहुत जो बड़ा पेच है, मतलब ये कागज पे लिखने में, बोलने में बहुत सिंपल लगता है कि जमीन वापस की जाएगी, किसान के पास वापस जाएगी। एक खेती वाली जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना, उसके बाद वो बहुत आसान काम वापस नहीं जा है, उसको वापस खेत पे लेके जाना बहुत मुश्किल काम है। ऊपर से अगर वो कम्युनिटी ऑलरेडी वहां से निकल चुकी है, वो वहां से डिस्प्लेस हो गए हैं, उनके साधन चले गए हैं जिसके साथ वो खेती करते थे, वो कहीं और कंस्ट्रक्शन लेबर पर चले गए हैं, बहुत सारे कुछ हो चुका है, तो फिर वहां पर उसको वापस करने का क्या वो बताए। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशन है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये लैंड फिर सरकार के लैंड बैंक में जाएगी और उसका फिर कोई और टाइप का यूज होगा। इसके बारे में गौर करने की बात है। दूसरा ये है कि सरकार ने और भी चीजें कही हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। बात यह है कि ये सब अच्छी बातें हैं, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जरूरी है, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में आजकल हम लोग ज्यादा बात कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी है। लेकिन इस इंपैक्ट असेसमेंट को करेगा कौन, राइट? अभी तक इंपैक्ट असेसमेंट कौन कर रहा है, राइट? वही प्रोजेक्ट प्रपोजल करवा रहे हैं, राइट? या उसकी उसका कोई अदर प्रोसेस है? यहाँ पे बस लिखा गया है इट विल बी डन इन कंसल्टेशन विद सम पंचायत मेंबर्स। ओके, नाउ हु आर गोइंग टू बी दीज पंचायत मेंबर्स, उनको कैसे इंक्लूड किया जाए, राइट? ये सारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज अभी तक आए नहीं। दूसरी बात ये है कि पंकज जी ने कहा कि ये पहली बार हो रहा है। अब एक तो इस बात पर सहमति है कि एक बिल जरूरी है, एक लॉ जरूरी है उसको रिप्लेस करने की, और ये जरूरी है, ये सबसे ज्यादा लोग कह रहे हैं वो लोग जो ऑलरेडी इसको झेल चुके हैं, राइट? और NAC 1 ने इसके ऊपर बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बात किया और उन्होंने उसके ऊपर एक फिर बिल निकाला, ओके, विच इन मेनी वेज सैटिस्फाइड अ लॉट ऑफ द अफेक्टेड पीपल, ओके? लेकिन उस बिल को निकाल के डस्टबिन में डाल दिया है, राइट? और 2007 के बाद जो प्रोसेस शुरू हुई है उसके बाद कंसिस्टेंट डाइल्यूशन रहा है। अभी भी ये 70 और 80% सोनिया गांधी के इंसिस्टेंस पे आया है, ऐसे बात चल रही है, राइट? सो ये बात जरूरी, ये कहना गलत होगा मेरे हिसाब से कि ये 1894 के बाद ये पहली बार बात हो रही है। पिछले 10 साल में बहुत सारे कंसल्टेशंस हो चुके हैं, बहुत सारे ग्रुप्स, और अलग अलग स्टेट्स ने इसके ऊपर कानून भी बनाए हैं, अलग अलग स्टेट्स ने कानून बनाए, और ये एक बहुत जरूरी चीज है। अगर स्टेट का कानून और ये वाला कानून क्लैश कर रहा हो, अगर उसको क्या उस पर क्या होगा? मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और ये वाला कानून क्लैश कर रहा हो तो फिर उसमें क्या होगा? क्योंकि अभी तक हमने देखा वही एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहा है। दूसरा, कंसेंट के बारे में हम सब जानते हैं कि पॉस्को में क्या हुआ, ओके? पब्लिक हियरिंग के नाम पर या पब्लिक कंसेंट के नाम पर एक्चुअली एक तमाशा हुआ था, राइट? और एक्चुअली अगर पॉस्को रुका है वो इसीलिए रुका है क्योंकि एनवायरमेंट ट्राइब्यूनल ने उसको रोका है। मैं इसको ऐसे कहना चाहूं कि आपको नीति पर सवाल हैं, नियत पर शक है, यही कह रही हैं आप? हाँ, और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नीति के बारे में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड वो लोग हैं जो इसके ऊपर इससे गुजर चुके हैं और वो चाहते हैं कि इस पर नीति हो। लेकिन उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है कि नीति कैसा होना चाहिए, उसमें क्या है। और सबसे जरूरी बात जो राजीव जी ने कहा, नीति किसके लिए हो, व्हाट इज दिस रिहैब दिस फॉर। अब ये बिल स्टार्ट करता है, 2011 का बिल स्टार्ट करता है ये कह के कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी है, अर्बनाइजेशन होनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को होना है। इसका मतलब यह है कि हमें जमीन चाहिए। अब ये हम देखेंगे कि जमीन कैसे होनी चाहिए। तो इसका अजम्पशन ही यही है कि जमीन की जरूरत है और ये डिस्प्लेस करेगा। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सुलझा सकते हैं, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। राजीव, आप कुछ कहना है? मैं ये कह रहा था, जो जानकी ने कहा नीति और नियत, और नियत जब जानकी कह रही है तो मुझे लगता है सिर्फ हवा की बात नहीं है, अनुभव की बात है। अनुभव है गोरखपुर का
जहां 2 साल आंदोलन चलने के बाद 17 जुलाई को जन सुनवाई हुई एनवायरमेंट असेसमेंट को लेकर। उससे पहले सरकार ने और प्रोजेक्ट के लिए जिस डिप्टी कमिश्नर को पूरी रिपोर्ट सबमिट करनी थी, लोगों को बताई नहीं गई। जब जन सुनवाई शुरू हुई, लोग आकर बैठे और लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए। 10 मिनट बाद वो ये कहकर चले गए कि आप सवाल पूछ रहे हैं, आप होने नहीं दे रहे हैं, हम जा रहे हैं। और अगले दिन बयान छप गया कि जन सुनवाई हो गई। जिस देश में जन सुनवाई ऐसे होती हो, उस देश में इन चीजों को ज्यादा गंभीरता से लेना पड़ेगा और इन शब्दों से काम नहीं चलने वाला। दूसरा, जब पैसे की बात हम कर रहे हैं, जब सारी चीजों की बात कर रहे हैं, लोगों की सहमति की बात भी कर रहे हैं, मैं उसके आगे जाके कहना चाहता हूं, हरियाणा में रिलायंस ने SEZ लेने के लिए अप्रूवल लिया। वो पब्लिक सरकार के साथ कोलैबोरेशन में था। 1600 एकड़ जमीन ट्रांसफर हुई और रिलायंस ने जमीन खरीदी। किस रेट पे खरीदी? 22 लाख रुपए पर एकड़ खरीदी। बिल्कुल। और लोगों ने कहा, अखबारों ने लिखा कि लोग लाइन लगाकर बेच रहे हैं। और अभी उसी रिलायंस ने अपना SEZ अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया इरादा, और उसमें 400 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल कॉलोनी के लिए CLU ले लिया और 2 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से किसी एक कंपनी को 200 एकड़ का लीज डीड किया है। जमीन लीज पे दी है 2 करोड़। मतलब उन्होंने जिस मकसद के लिए वो जमीन खरीदी थी, अब उनको इजाजत दे दी गई है कि ये किसी और काम के लिए भी, इंडस्ट्रियल कॉलोनी के लिए, और लोग आगे लीज पे दे दिया है। मालिक वो रहेंगे। 22 लाख पे खरीद कर आप 2 करोड़ रुपए लीज पे दे रहे हैं। सिर्फ जिस तरह से प्राइवेट फर्म्स को देकर आप जमीन को एक जगह इकट्ठा कर लेना चाहते हैं, मालिक बन जाना चाहते हैं और पूरी लूट को चलाए रखना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा राजीव, आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट होगी। पंकज जी, ये तमाम किस्म के सवाल हैं और एक ये अंडरस्टैंडिंग है। दिस इज द पॉइंट, यही पॉइंट है जिसको कंटेन करने के लिए ये जो माफिया बना हुआ था एक लैंड का सस्ते दाम पे खरीद के किसान से, एक बिल आया है। ये बिल उसको एड्रेस नहीं करता। पंकज जी, आप ये बिल कैसे मैं वही कह रहा हूं ना, ये बिल एड्रेस शायद ना करता हो। आई विल गो विद व्हाट ही इज सेइंग। लेट इट बी अ स्टेप in the right direction, let it be a step to फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप। उसके बाद जो भी इसमें कमी पेशियां आएंगी वो एक टाइम 100 साल 125 साल के बाद आप कुछ कर रहे हैं, कुछ ठोस चीज आई है। लेकिन आपकी जो इस धारणा का कि 100 साल बाद हम कर रहे हैं, जानकी ने उसके बारे में एक पूरी तफसील दी है कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, कैसे चलें फिर? आप कुछ करेंगे ही नहीं तो नथिंग वेंचर नथिंग लॉस। नहीं ऐसा नहीं है ना। 2007 के बाद लगातार पंकज जी आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सुंदर चीज आज पंकज जी बहुत सारे मामलों में लड़ रहे हैं, बहुत सारे मामलों में जब हमारे पास आगे जाने के लिए पुख्ता रास्ता नहीं होता तो बैठ के सोचने का टाइम होता है। मतलब उसका मतलब ये नहीं होता कि उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं है। यहाँ तो पुख्ता कानून के ड्राफ्ट लगातार बहुत सारे संगठनों ने प्रोवाइड करवाए हैं। देश भर में जन आंदोलन ने लड़ाई लड़ी है, उन्होंने कहा है कि होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं कर रहा है और सरकार लगातार उसे पीछे हटती चली जा रही है। सवाल उस पर है। राजीव, मैं अभी जाना चाहूंगा विजय कपूर जी के पास। कपूर साहब, आपने सारी बहस सुनी है, अब आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, मेरे को जानकी जी और अजीज जी दोनों की बातें बहुत अच्छी अपील की हैं जी। एक्चुअली अगर ये किसान नहीं दिए हैं लेकिन फिर भी ये किसानों की पैरवी कर रहे हैं जी। हमने पास में देखा है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस पर्पज के लिए जमीन अक्वायर की जाती है लेकिन उसका यूज दूसरे पर्पज के लिए किया जाता है जी। हरियाणा में पीछे कुछ ऐसी भी सरकारें आई जिन्होंने जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी उसको औने पौने दामों के अंदर अपने हितों को ख्याल में रखते हुए अपने आदमियों को, अपने नेताओं को आगे बेच दिया जी। तो हम सरकार की नियत, सरकार कोई भी हो, ABCD जी, जब सरकार कोई जमीन एक्वायर करती है तो पहले समझ के चलती है कि हम अपने भाई भतीजावाद अपने लोगों को फायदा कैसे उठाएंगे। कभी भी उसके अंदर किसान का, देश का या इंडस्ट्रीज का उतना भला नहीं है। लेकिन इंडस्ट्रीज, मैं पंकज जी से माफी चाहता हूँ, इंडस्ट्रीज कट्टे हैं, वो मैनिपुलेट कर लेते हैं और फायदा उठा लेते हैं। नहीं, पंकज जी तो बिल्कुल स्पष्ट रूप में ये कह रहे हैं कि अभी तक का जो रुझान है उसमें एक माफिया है जो अपने मनमर्जी कर रहा है। तो पंकज जी तो मान रहे हैं, मैं तो मान रहा हूं कि ये गलत सिस्टम चल रहा था, कम से कम वो रुका तो सही। नहीं रुका पंकज जी, मेरा आज भी आप यही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का एक IT पार्क की एक्विजिशन क्वॉश करी है। आई वेलकम दैट स्टेप, आई वेलकम दैट स्टेप। जो किसानों की जमीनें उनके हाथ में वापस गई हैं जी। पर मेरा पॉइंट है कि अगर ये बिल नहीं तो फिर द सेम सिचुएशन विल कंटिन्यू, द सेम पीपल वही लैंड एक्वायर करेंगे, वही पुरानी पॉलिसी एक रहेगी, वही सरकार की एक बिल रहेगा, उसी के अंडर एक्विजिशन चलेगी जी। Instead of having that 1894 bill in place, let us put that aside at least and move forward with a new bill. जी. Now that new bill has got shortcomings. I agree with Rajiv ji. There is a mafia behind. Land is related to
यू कैन, देयर इज अ माफियन लैंड जी, उसको कंटेन करने के लिए एक स्टेप उठाया, वो स्टेप बिल्कुल बेस्ट स्टेप नहीं है जी, पर आगे भी तो चले ना, नहीं तो या तो ये डिसाइड कर लें कि जब तक हम एक कंसेंसस पे या यूनानिमिटी पे नहीं पहुंच जाते तो तब तक एक्विजिशन बंद है। कैसे आगे सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होएगी, कैसे सारा देश आगे चलेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे चलेगी, हाउ, उसका भी कोई स्टेप फॉरवर्ड। जानकी बिल्कुल 2 सेंटेंसेस में। या एक तो कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास चॉइस ये और ये हो, बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो हमारे देश में कम और पूरे देश में एक ही मॉडल लागू हो, ये भी जरूरी है। जैसे कि मगरपट्टा जो पुणे में है, वहां पर ये पुणे का एक्सपेंशन वाला प्रोजेक्ट है जहां पर द स्टेक होल्डर्स ने खुद एक एनवायरमेंटली सेफ के और एक अर्बन सिटी का रुझान किया है जी। अब वो एक पॉसिबल मॉडल है, हमारे पास चॉइसेस इतने स्टार्क नहीं है। दूसरी बात, इंटरनेशनल कन्वेंशंस के दौरान के बेसिस पर लैंड फॉर लैंड इज द एक्सेप्टेड वे टू थिंक अबाउट कॉम्पेंसेशन, right? There is a provision for land Only in irrigation projects. Land for land is only in irrigation projects, and there it says that it will be और जानकी 1 इसके acre बिना of हमारे land मुल्क में area only. हमारे मुल्क में जितनी जमीन हमें चाहिए औद्योगिक और बाकी विकास प्रोजेक्ट्स के लिए, उतनी जमीन हमारे पास है नहीं खेती करने लायक, ताकि किसानों को वहां से उजाड़ के दूसरी जगह पर बिठाया जा सके। और जो हमारे यही लैंड कहां पर किसको लैंड की जरूरत है या कौन कॉम्पेंसेशन के लिए तैयार है, और कॉम्पेंसेशन का मतलब स्टेक होल्डर कौन बनना चाहता है, राइट? अभी कुछ प्रोविजन है कि 20% ऑफ अर्बनाइजेशन लैंड शुड गो टू द पीपल हु हैव गिवन लैंड फॉर इट, बट आर दे स्टेक होल्डर्स, आर दे शेयर होल्डर्स, राइट? एंड उन एरियाज के बारे में क्या होगा जो वास्ट ट्रैक्स हैं, जहां पे सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं इस कंट्री के, राइट? जानकी आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई और टाइम बिल्कुल खत्म। राजीव, आप 1-2 सेंटेंसेस। एक तो ये कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है बिल, दूसरा अब तक का जो इंजस्टिस हुआ उसको रेखांकित नहीं करता, और इतना ही नहीं, रायगढ़ में रिलायंस के एसईजेड पे जनमत संग्रह हुआ था, लोगों ने अस्वीकार कर दिया था, और ये बिल कहीं भी उस तरह की जनमत संग्रह की बात नहीं करता। राजीव, आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। मुझे लगता है कि तीनों पैनलिस्ट, रादर चारों पैनलिस्ट इस बात पे कम से कम सहमत हैं कि अभी तक जो हो रहा है उस पे बहुत संजीदा सवाल हैं, और अभी जो होने वाला है वो भी सवालों के घेरे से बाहर नहीं है। आप सारे आज की चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जमीन भी जरूरी है, खाद्य सुरक्षा भी जरूरी है, और विकास भी जरूरी है। इन सब में तालमेल बिठाना भी जरूरी है, और जो सवाल इस चर्चा में आए उनका जवाब ढूंढना भी जरूरी है। नए कानून में बहुत सारे दावे और वादे किए गए हैं, लेकिन इसका गहन अध्ययन और उसके बाद इसी से जुड़ा अमल ही इसकी कामयाबी या नाकामयाबी तय कर पाएगा। इसी के साथ हम आज का प्राइम खत्म करते हैं। नमस्कार।